कल हमने टाइट्रेशन स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का। वहाँ पर हमने वाटर का इस्तेमाल किया था। आज हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ी है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन? जी, आप में से किसी ने पढ़ी नॉन एक्वस टाइट्रेशन? नो कोई? सर। ठीक है जी। तो आज हम इसको देखते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है। ये पहले तो इसका पर्पस क्या है, ये यूज होती है टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड आर बेसिस। वीक एसिड आर वीक बेसिस, ये उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनका जो अल्फा होता है वो 100% होता है। यानी अगर हम बात करें HCl की, इसका 1 मोल आप ले रहे थे इनिशियली, तो स्टार्ट में ये आपके पास 0 0 था। कुछ देर के बाद जैसे वाटर में ऐड किया, तो ये 1 मोल से 0 बन गया और ये 1 1 मोल बन गए, दोनों के आए ये 1 1 मोल बन गए। तो इट मींस इनका जो अल्फा है या डिसोसिएशन पावर है वो 100% होती है या 1 होती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप लोगों को ये बात पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका अल्फा ऑलमोस्ट 5% या उससे कम होता है। तो इनकी डिटर्मिनेशन कैसे की जाए? अब वाटर, वाई वाटर इज नॉट यूज्ड? वाटर को आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करना? देखें जी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो वाटर में लेस सोलुबल होते हैं। लेस सोलुबल होते हैं क्योंकि हम सोलबिलिटी चेक कर रहे होते हैं वाटर में। किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी जो चेक की जाती है वो वाटर में की जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जी। तो वो क्या होते हैं? लेस सोलुबल होते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी है। चूंकि वो लेस सोलुबल होते हैं तो वो वाटर में इतने सोलुबल नहीं हो पाएंगे। या दूसरी रीजन, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि वाटर के पास क्या होता है जी, हाइड्रोजन होता है। और वीक, जैसे कि हम एसिटिक एसिड की बात कर लें, तो एसिटिक एसिड भी हाइड्रोजन देता है। अब ये कंपीट कर जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। समझ रहे इस बात को? कैसे कंपीट कर जाएंगे कि ये जो हमें कंफ्यूजन होगी कि ये हाइड्रोजन वाटर का है या एसिटिक एसिड का है, तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और दूसरी रीजन है कि लेस सोलुबल होते हैं। तो इनकी सोलबिलिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? देखें, जिनकी pKa वैल्यू ग्रेटर देन 7 है और pKa वैल्यू जिनकी लेस देन 7 है, ये बेसिस होती हैं, वीक बेसिस होती हैं। और pKa जिनकी ग्रेटर देन 7 होती है, ये वीक एसिड्स होते हैं। ये जो होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किए जा सकते। इनकी कंसंट्रेशन आप मालूम नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन में। उसके लिए आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है जी? कोई ना कोई नॉन एक्वस सॉल्यूशन की आपको जरूरत पड़ती है। अब अगर हम मिसाल लें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैंने आपको वैसे ये बात बता दी है कि ये तो 100% डिसोसिएट हो गया। वीक एसिड की बात करें, HA, ये वीक एसिड है। वीक एसिड में ही हमेशा इक्विलिब्रियम आता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता। स्ट्रॉन्ग तो 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इसका ये H पॉजिटिव बनता है और A नेगेटिव। इनिशियली अगर मैं आपसे बात करूं, इसके मोल थे 1 और इसका इनिशियल में 0 था। जब इक्विलिब्रियम आता है तो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो 0.2 मोल बन गए हैं और ये भी 0.2। यानी वाटर में जाने के बाद ये कितनी डिसोसिएशन हुई इनकी? 2% हो गई है।
तो 1 में से आपने 0.2 निकाल देना है, पीछे कितना बच गया 0.8%। यानी आपका जो एसिड बचता है वो अभी 0.8% है। अब मैं ऊपर से बेस ऐड कर रहा हूँ, OH ले रहा हूँ। अब बेस कितनी यूज होगी, वो भी 0.2% होगी। तो इट मींस बेस तो हमें, आपको नहीं लगता कि बेस सिर्फ और सिर्फ हमें 0.2 जो आपके पास डिसोसिएशन हुई है 0.2 मोल के, उनकी बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। ये 0.8 को तो भी डिटरमाइन कौन करेगा, इसको भी तो करना है ना, इसको भी तो करना है, इसको कौन करेगा, इसको करने के लिए आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई यहां तक बात, क्यों नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं, कि जो डिसोसिएशन होती है वो नहीं हो पाती। एक तो ये रीजन होती है कि आप वाटर में उसकी डिसोसिएशन नहीं हो रही, तो आप कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे जिसमें उसकी 100% डिसोसिएशन हो, ताकि उसकी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करवा सकेंगी। पहली रीजन तो ये है, आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये। दूसरी रीजन देखें, आपके पास वाटर है और वाटर H पॉजिटिव देता है, ये भी वीक होता है, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, और इसकी पीएच भी 10 की पावर -7 होती है जी, 10⁻⁻7। और आपको ये भी पता है वीक एसिड की जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻6 होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻6 होती है। अब बात करें हम, HA कितना डिसोसिएट होता है, ये आपका 10⁻⁻6 डिसोसिएट हो रहा है मोल पर लीटर। ये कितना हो रहा है, मोल पर लीटर, इतना डिसोसिएट हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो ये इतना डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, ये याद रखना है आपने, ये इनकी अभी मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लेते हैं अगर हम, तो उसमें 100 मॉलिक्यूल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे थे या 100 आइंस प्रोड्यूस हो रहे थे सोल्यूशन में जाने के बाद, तो वाटर उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2 प्रोड्यूस कर रहा था। वाटर वाज प्रोड्यूसिंग ओनली 2H पॉजिटिव। इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते थे। क्या कर देते थे, इग्नोर। मतलब कहने का क्या है कि एक बंदा 1 लाख, बात को समझिएगा, बड़े लेवल की बात है, जितने भी हो गए ये 10 लाख हो गए हैं या जितने भी, इतने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है एक बंदा, और उसके नतीजे में जो आपका वाटर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 100। अब मुझे बताएं, क्या इतनी बड़ी वैल्यू के नजदीक ये 100 की कोई कीमत होगी? जी बताएं जरा। नहीं सर। और एक बंदा आपका सिर्फ प्रोड्यूस ही 100 कर रहा है या 200 कर रहा है, और दूसरा आपका 100 कर रहा है। अब बताएं यहां डिफरेंस होगा या नहीं होगा? तो वीक के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो वाटर से आता है हाइड्रोजन, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है टाइट्रेशन में। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में हम कहते हैं 100 है, इनमें कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एक ये रीजन भी होती है कि वाटर एज अ कंपटीटर आ जाता है मैदान में। तो ये रीजन होती है कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट था और आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। जी यहां तक समझ आ गई बात की? एनीवन, इज इट क्लियर? बताएं जी। यस सर, क्लियर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इसका प्रिंसिपल होता है ब्रॉन्स्टन लोरी का जो नजरिया था।
उसके मुताबिक एसिड क्या था, डोनेट प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, और बेस क्या थी, गेन प्रोटॉन। बेस क्या करती थी, प्रोटॉन को गेन करती थी। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है एक्चुअल में। अब एक होता है लेवलिंग इफेक्ट या सॉल्वेंट का इफेक्ट। आप जो सॉल्वेंट इसमें लेते हैं ना, वो लेवलिंग इफेक्ट शो करवाता है। ये आपने नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, लेवलिंग इफेक्ट का। मिसाल के तौर पर, बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है, कि जी आपको पता है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये जितने भी एसिड हैं ये वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो ये जैसे ऑक्सालिक एसिड हो गया आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। ये क्या नहीं होता जी, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता वाटर में, ये एज अ वीक एसिड होता है। ये वीक एसिड होता है, लेकिन बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पते की बात कर रहा हूं। अगर इसी ऑक्सालिक एसिड को मैं अमोनिया में डिसॉल्व करवा दूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, 100% डिसोसिएशन हो जाती है। तो क्या हुआ जी, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन था, इसने क्या कर दिया, लेवल कर दिया। बड़ा ही, अब आपको समझ आ गई होगी बात, इसने लेवल कर दिया, यानी वीक एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करके स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर कर दी। इसको आप लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। ठीक हो गया जी, इसको आप लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं वो डिसोसिएशन इंक्रीज करवा देते हैं, और इससे आप एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करवा सकते हैं। ये होती आपके पास नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब मैं कुछ सॉल्वेंट्स की टाइप्स आपको बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स की टाइप्स की हम बात करते हैं जी। हमारे पास 4 तरह के जनरली सॉल्वेंट होते हैं। पहला होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट को नॉन डिसोसिएटिव भी बोलते हैं, यानी नॉन पोलर होता है, नॉन डिसोसिएटिव होता है, नॉन पोलर होता है। अब ये क्या करता है, केमिकली न्यूट्रल इन नेचर, इसकी जो नेचर होती है न्यूट्रल होता है ये, और नॉन रिएक्टिव होता है, डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एसिड और बेस, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। एसिड या बेस के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता जी। तीसरी बात, ये आयनाइजेशन नहीं लीड करता। सॉल्वेंट जो होता है ना ये वाला, ये सोल्यूट की आयनाइजेशन नहीं करवाता, डू नॉट काज आयनाइजेशन, काज आयनाइजेशन, आयनाइजेशन नहीं करवाता ये। फिर इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा कम होता है, लो। प्राइमरी जो इसका फंक्शन होता है ये डाइल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करता है। अच्छा पता क्या होता है मजे की बात, कि जब आपको मैंने पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें मैंने ऑस्टवर्ड लॉ पढ़ाया था, याद होगा आपको अगर, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंसंट्रेशन जितनी कम करते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी बढ़ती जाएगी। अब होगा क्या देखें, जो सॉल्वेंट है वो इट सेल्फ आयनाइजेशन नहीं करवा रहा होता,
सॉल्वेंट तो ये होता है ना, जैसे वाटर, वाटर का क्या काम होता है, इसमें NaCl डालते हैं तो इसको तोड़ देता है, ये आयंस में तोड़ देगा, लेकिन ये यहाँ ये काम नहीं करवा रहा, तो फिर क्या करेगा, ये जो काम करवाता है ये डाइल्यूशन करवाता है। और आपको ये अभी मैंने बताया, डाइल्यूशन करवाने से क्या होता है, जब आप डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को तो कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। ये खुद नहीं करवाता, लेकिन डाइल्यूशन के नतीजे में बढ़ जाती है आयनाइजेशन, इसका खुद का कोई चार्ज नहीं होता ना, सेल्फ इट सेल्फ आयनाइजेशन नहीं करवा रहा, लेकिन जैसे आप मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं तो जो आयंस होंगे उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो दूर दूर हो जाएंगे, कम होती जाएगी ना, डाइल्यूशन इंक्रीज करवा रहे हैं तो। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपको पता है, टोलुइन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सारे नॉन पोलर जो भी हैं इसमें आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड जो सॉल्वेंट है वो है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोन लवर नाम से पता चल रहा होगा, प्रोटोफिलिक डिसोसिएटिव होते हैं जी, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। These solvent whose basicity is greater than that of water, जिनकी बेसिसिटी जो होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्वेंट जिनकी बेसिसिटी ग्रेटर हो वाटर से उनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के साथ बड़ी इंटरेक्शन रखते हैं, उसको ये खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि प्रोटोफिलिक नाम से पता चल रहा है। तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो इनमें कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी या एसिड की, क्योंकि प्रोटॉन ही एक्सेप्ट कर लेंगे। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, वीक एसिड की एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको ये इंक्रीज करते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं उससे प्रोटॉन फोर्सफुली। और आपको पता है वो टूटता जाएगा, डिसोसिएट होता जाएगा, प्रोटॉन देता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनके पास हाई एफिनिटी होती है और ये लेवलिंग इफेक्ट शो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? लेवलिंग इफेक्ट, यही जो होते हैं प्रोटोफिलिक ये शो करवाते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं ऐसे सॉल्वेंट्स की, तो डाईमिथाइल फ्लोराइड, डाईमिथाइल फ्लोराइड हो गया लिक्विड, अमोनिया हो गया, ईथर हो गए, अमाइंस हो गए, कीटोन्स हो गए, ये सारे पोलर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं। फिर आ जाता है जी थर्ड नंबर पर प्रोटोजेनिक। अच्छा, नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, ऐसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं प्रोटोजेनिक कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर HF हो गया, ये डिसोसिएटिव होते हैं, इनका काम यही होता है कि ये H पॉजिटिव देते हैं और ये बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं किसी भी वीक बेस की। ये वीक बेस है ना अमोनिया जैसे, तो ये इसको मजबूरन देंगे, इसको इजीली देंगे, प्रोटॉन देंगे कि आप लें और इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है जी, इसमें आपके पास H2SO4, HCl हो गया, ग्लेशियल एस्टिक एसिड हो गया, एनहाइड्रस HF हो गया, ये सारे क्या हैं जी? प्रोटोजेनिक हैं। लास्ट में आपके पास आ जाता है एम्फी प्रोटिक, एम्फी प्रोटिक। देखिए ये आपको पता चल रहा होगा, ये प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक दोनों का करेक्टर रखते हैं, यानी प्रोटॉन लवर भी है और प्रोटॉन डोनर भी है। जैसे कॉमन सी एग्जांपल है, वाटर भी आ जाता है इसमें, वीक ऑर्गेनिक एसिड भी आ जाते हैं जिसमें, सच एज एस्टिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटॉन और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एथानॉल हो गया,
मेथानॉल हो गया जी, ये जितने भी वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये इनमें आ जाते हैं एम्फीप्रोटिक में। सर यानी कि ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम आपकी करेगा। आवाज नहीं आ रही। सर यानी ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करेगा ये हाँ जी, सॉल्वेंट। बिल्कुल एम्फीप्रोटिक होते हैं। अच्छा, इसके बाद इंडिकेटर कौन से हम यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो मेनली आप 2-3 इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं, जैसा पहला है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, नॉन एक्वस में। इसका 0.5% वेट बाय वॉल्यूम आप यूज करते हैं इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और ये वायलेट कलर का होता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये वायलेट कलर देता है, वायलेट। और अगर आपका एसिडिक मीडियम है उसमें ये देगा येलोविश ग्रीन, येलोविश ग्रीन, ये एसिडिक मीडियम में कलर देता है। ठीक है जी, ये ज्यादातर जो टाइट्रेशन इसमें होती है वो पिरिडीन की पर क्लोरिक एसिड के साथ, पिरिडीन पर क्लोरिक एसिड के साथ जो टाइट्रेशन होती है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है। क्रिस्टल वायलेट बेसिक में वायलेट होता है, येलोइश ग्रीन होता है एसिडिक मीडियम में। इसके बाद ऑरासेट ब्लू। अच्छा, ये भी 0.5% यूज कर रहे होते ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और ये ब्लू कलर देता है बेस में। ब्लू कलर किस में देता है? बेस में। देखिए नाम ये जो ऊपर है ना इसके साथ वो बेसिक है, आप ऐसे समझे। और पिंक कलर देता है ये एसिडिक मीडियम में। अच्छा, मेन एडवांटेज जब बात करें तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन की क्या है, ये आपका एक्यूरेट और शार्प एंड पॉइंट देती है। ग्रेट सिलेक्टिविटी होती है इसमें, सिलेक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें तो ये यील्ड करती डिफरेंट एंड पॉइंट, कैन एनालाइज मिक्सचर ऑफ एसिड, यानी इसमें आप मिक्सचर ऑफ एसिड का भी एनालिसिस करवा सकते हैं। और वो जितने भी मिक्सचर होंगे ना आपको, वो एक एंड पॉइंट नहीं देंगे, वो डिफरेंट एंड पॉइंट्स देंगे। डिफरेंट एंड पॉइंट्स की वजह से आप उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि फलां एसिड है, ये फलां है। तो ये मेन इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है जी, आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम देखते हैं।